हेलो दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राज तिवारी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 25 दिसंबर, तो सबसे पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम और दूरदर्शन परिवार की ओर से मैरी क्रिसमस, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इसी के साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया है। हमारी पूरी टीम की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश वासियों की ओर से भी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं क्रिसमस के बारे में। अब क्रिसमस की बात होती है, ऐसे में स्नो की बात होती है, ठंडक की बात होती है, और ठंड के मौसम में आपने देखा होगा जो स्ट्रोक है उसके बहुत सारे केसेस सामने देखने को मिलते हैं। तो आखिर क्यों होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिसमस पर, और साथ ही साथ हम जानेंगे स्ट्रोक के बारे में। तो इससे संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, आपकी समस्याएं हैं, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमने अपने स्टूडियोज़ में इनवाइट किया है फादर एल्फ्रेड डिसूजा को, जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्रीय जनसंपर्क अधिकारी हैं कैथोलिक चर्च मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है फादर। इसी के साथ दर्शकों, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर निशांत कुमार शुक्ला का, जो कि एमसीएच है, न्यूरो सर्जन है ये, और साथ ही ये मस्तिष्क और स्पाइन सर्जन भी हैं। आपका कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज के विषयों से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है उन्हें पूछने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755 233 266। ये जो नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो टोल फ्री नंबर है उसे भी आप नोट कर सकते हैं। जी हाँ, इन दोनों नंबर पर आप संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अब जब क्रिसमस है, तो सबसे पहले क्रिसमस के बारे में ही हम फादर से जानते हैं कि आखिर क्रिसमस मनाया क्यों जाता है, क्या कहानी है इसके पीछे। सर्वप्रथम मैं हमारे भोपाल महाधर्म प्रांत के महाधर्मादेश की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को क्रिसमस की हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। क्रिसमस जब भी हम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे मन में आती है वो है ईश्वर का प्रेम। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए इस धरती पर भेजा। और पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। और यही एक कारण है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती पर भेजा है। और क्रिसमस उसी खुशी और आनंद का त्यौहार है। जी बिल्कुल। तो क्रिसमस के बारे में और भी हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इसे मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो और जानते हैं डॉक्टर निशांत से कि आखिर स्ट्रोक ये होता क्या है। नमस्कार। स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक, ये वह कंडीशन है जिसमें ब्रेन यानी मस्तिष्क अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। इसके प्रायः दो कारण होते हैं, या तो इस्कीमिक या हेमरेजिक। हेमरेजिक यानी कि ब्रेन के भीतर रक्तस्राव होना, और दूसरा कारण ब्रेन को रक्त सप्लाई नहीं पहुंच पाना, जो कि किसी धमनी में रुकावट के कारण होता है। दोनों ही कारणों से मस्तिष्क अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, और जो हिस्सा प्रभावित होता है उसके लक्षण हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि बोलने में दिक्कत होना, चेहरे की एक तरफ टेढ़ापन, हाथ पैर में कमजोरी, सूनापन, और भी लक्षण जिस ब्रेन की जिस हिस्से की कार्य क्षमता प्रभावित होती है उसके अनुसार लक्षण आते हैं। जी, तो आपने जैसा कि आप सुन ही रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत सारे लक्षण के बारे में भी बताया गया है, और क्या कुछ हानिकारक ये हो सकता है, क्या कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और क्रिसमस के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। तो आखिर कितने दिनों का ये त्यौहार होता है, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं फादर से। क्रिसमस का त्यौहार जो है, इसकी तैयारी हम 4 सप्ताह पूर्व से करते हैं। हमारा जो पूजन विधि का जो काल चक्र है वो क्रिस्त राजा के पर्व के साथ समाप्त होता है, और हम उसके अगले रविवार से आगमन काल में प्रवेश करते हैं। ये आगमन काल मुख्यतः 4 रविवारों से मिलकर बनता है, और ये 4 रविवार हमें अलग अलग विषयों पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आशा, खुशी, विश्वास और भरोसा। ये 4 सप्ताह हमारे लिए तैयारी का समय है, केवल बाहरी तैयारी नहीं लेकिन आध्यात्मिक तैयारी। और ये 4 सप्ताह अलग अलग प्रार्थना सभा, अलग अलग
सेमिनार्स और अलग अलग विशेष प्रार्थनाओं से हम सभी विश्वासी लोग अपने आप को तैयार करते हैं। और मुख्यतः इसकी तैयारी होती है माफ़ी संस्कार कन्फेशन से, जिसमें हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं। और तीसरा रविवार जो इस आगमन काल में आता है, उसकी विशेषता है, यह है आनंद का रविवार। इसको लतीनी भाषा में गौदाते संडे भी कहते हैं। और ये संडे हमें उस आनंद को मनाने के लिए तैयार करता है जब हमारे बालक यीशु गौशाला में जन्म लेते हैं। और इसी के साथ बहुत सारी आध्यात्मिक तैयारियों के लिए चर्चेस में अलग अलग तरीके की प्रार्थना सभाएं होती हैं, ताकि हम अपने आप को उचित रीति से तैयार करें। और इसका एक और मुख्यतः जो तैयारी है वो है कैरल्स। जी। सभी कलीसिया के लोग, युवा, बड़े बुजुर्ग, बच्चे घर घर जाके ये कैरल गीतों को गाते हैं और उस घर में उस खुशी को बांटते हैं जो हम बहुत जल्दी बालक यीशु के साथ मनाने वाले हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक जी जबलपुर से। उनका सवाल है डॉक्टर निशांत से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? जी मैडम जी, मैं बड़ा दिन और नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि शक्कर की बीमारी वालों को स्ट्रोक होने का कितना खतरा बना रहता है, क्योंकि उनकी तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो कभी भी कुछ हो जाता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, उससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। चक्कर के देखिए कई कारण हो सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है अल्टीमेट ऑर्गन है, यानी कि सारे जो हमारे सिम्टम्स हैं और जो सेंसेशंस हैं, आभास हैं, वो सारे ब्रेन में एकीकृत होते हैं। अगर किसी को चक्कर आने की समस्या हो रही है जो कि नई है और कुछ घंटों में बढ़ती जा रही है जी। और चलने में दिक्कत हो रही है, उल्टी आ रही है, सर दर्द हो रहा है, इस तरह के अगर किसी को नए लक्षण हैं तो उनको तुरंत अपने आसपास किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करना चाहिए और एक ऐसे सेंटर में पहुंचना चाहिए जो स्ट्रोक रेडी हो, जहां पे स्ट्रोक का प्रॉपर इवैल्यूएशन और उपचार किया जा सके। जी। साथ ही साथ अगर किसी को डायबिटीज़ है तो क्या उन्हें भी खतरा रहता है स्ट्रोक के आने का? जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है। जी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में सभी अंगों को अफेक्ट करती है। जो हमारी धमनियां होती हैं, नसें जिनसे रक्त जाता है, अगर शुगर की मात्रा रक्त में बहुत लंबे समय तक अधिक रहती है तो धीरे धीरे वो प्रभावित होती हैं। और जैसा हम जानते हैं कि ब्रेन को काम करने के लिए बहुत सारा रक्त चाहिए प्रति मिनट, और ब्रेन में एक बहुत बड़ा धमनियों का नेटवर्क होता है, वो प्रभावित होती हैं। और डायबिटीज़ जितने समय तक आपका शुगर एक निश्चित मात्रा से ऊपर रहेगा जो सुरक्षित नहीं है, उतना ज़्यादा खतरा बढ़ता जाता है। जो हमारे पास प्रश्न आया था उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि चक्कर आने के और भी कारण होते हैं। जो हमारे श्रवण यंत्र होते हैं उसमें बैलेंसिंग ऑर्गन होता है कान में, उसके कारण भी आ सकता है। पर किसी भी कारण को अज्यूम कर लेने से उचित नहीं होगा। हमेशा प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए अपने चिकित्सक के पास जाना चाहिए और तभी संतुष्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपको भी अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं और अगर आपको लगता है कि आगे कुछ खतरा तो नहीं हो सकता, आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, स्ट्रोक से संबंधित आपका सवाल है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान, आप नोट कर सकते हैं 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो ये नंबर आप नोट कर लें और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रिसमस के बारे में और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। अब हम बात अगर करें क्रिसमस के, यानी आज है 25 दिसंबर, अगर हम 24 की बात करें, 24 दिसंबर की क्रिसमस ईव जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, तो आखिर क्या महत्व होता है, क्या कुछ किया जाता है फादर उस दिन? 24 तारीख का जो रात्रि मिस्सा बलिदान है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मध्य रात्रि में उसकी शुरुआत कैरल गीतों से होती है और उसके उपरांत जो चर्चेस हैं, वहाँ के जो मुख्य याजक हैं, मुख्य पुरोहित हैं, वो सभी लोगों के साथ मिलकर पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं और उस बालक यीशु को उस चरनी में स्थापित करते हैं जो 2022 वर्ष पहले उस गौशाला में जन्म लिए। और इस दिन की प्रार्थनाएं पूरी मानव जाति के लिए समर्पित रहती हैं, मानव के कल्याण के लिए, मानव के उत्थान के लिए। और सभी लोग, अन्य धर्म के लोग भी कई गिरजाघरों में जुड़ते हैं और इस खुशी को हमारे साथ बांटते हैं। और इस दिन की जो प्रार्थनाएं हैं वे विशेष रूप से
पूरे मानवों के लिए समर्पित रहती है। बिल्कुल। तो बहुत ही खुशी से आप देख ही रहे होंगे, जैसे ही दिसंबर का जो माह है शुरुआत होती है तो सभी बहुत उत्साहित रहते हैं क्योंकि क्रिसमस आने वाला होता है। साथ ही साथ जैसे ही क्रिसमस आता है तो देखते ही देखते नया साल भी शुरू हो ही जाता है। अब हम स्ट्रोक के बारे में भी बात कर रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम चल ही रहा है। ठंड के मौसम का डॉक्टर निशांत, स्ट्रोक से क्या लेना देना होता है, कुछ रिलेशन है इसका? हाँ, एक डेफिनेट ये देखा गया है कि ठंड के मौसम में स्ट्रोक और साथ साथ हार्ट अटैक इन मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। अब इसमें कई स्टडीज़ हुई हैं, कुछ में ये पाया गया है क्योंकि हम ठंड के मौसम में अक्सर शरीर का जो ब्लड होता है वो थिक होता है। थिक इन द सेंस कि हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है और शरीर में जो ऐसी संरचनात्मक चेंजेस आते हैं जो ब्लड को प्रोकोगुलेबिलिटी स्टेट की तरफ ले जाता है, यानी कि खून का थक्का बनने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा ठंड के मौसम में बाहर और भीतर के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। ब्लड प्रेशर के चेंजेस इस वजह से देखे जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिला के एक ऐसा डेफिनेट है कि हाँ, ठंड के मौसम में स्ट्रोक का इंसिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। स्ट्रोक दोनों तरह का, यानी कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग का भी रिस्क बढ़ जाता है और धमनियों के बंद होने से जो इस्केमिक स्ट्रोक हैं उसके मरीज भी अक्सर ठंड के मौसम में ज़्यादा देखे गए हैं। बिल्कुल, आपने पानी की बात की, साथ ही साथ जो टेम्परेचर वेरिएशन है इसकी भी बात की। तो अगर कोई पानी ज़्यादा पी रहा है, अच्छी मात्रा में ले रहा है, तो क्या चांसेस कम हो जाते हैं स्ट्रोक के होने के? डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है। एक कंडीशन होती है CVT, यानी कि कॉर्टिकल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। ब्रेन के अंदर जो रक्त वाहिनी खून लौटाती हैं उसमें थक्का जम जाता है। गर्मी के मौसम में अक्सर ये देखा गया है जब डिहाइड्रेशन की संभावना ज़्यादा रहती है तो ये कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है और इस कंडीशन में एक एडिक्वेट वाटर इनटेक हर मौसम में ही करना चाहिए, पर इसका एक डेफिनेट रोल है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पानी पीता है तो ये उसके लिए बचाव करेगा। जी, इसके साथ ही अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से और उनका सवाल क्या है ये हम जानते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका अभिषेक जी, अपना सवाल पूछें। जी, कृपया अपनी टीवी का वॉल्यूम आप सबसे पहले कम कर लें, उसके बाद अपना प्रश्न पूछें। ओके। जी बताइए, डॉक्टर निशांत से क्या है आपका प्रश्न? मैम, बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग और कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ थिंकिंग आता है माइंड में। जी, इसका क्या वजह हो सकता है? जी, और रह रह के सिर में दर्द भी होता है आपको, जहाँ तक हाँ। हमारी टीम से आपकी बात हुई है। चक्कर आते हैं। आप जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के विचारों से ही थोड़ा कंसर्न है, राइट? जी, इनकी उम्र वगैरह कोई और जानकारी आप लेना चाहेंगे? जी, जो आपने आपकी उम्र क्या है और आप करते क्या हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? जी, मैं इंजीनियर हूँ, IITN, ओके। और कोडिंग वगैरह मेरा काम है, अच्छा जी, सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा, देखिए जो हमारे विचार हैं ये हमारे ब्रेन के अंदर ही चलते हैं और ब्रेन के द्वारा ही संचालित होते हैं, पर वाइस वर्सा भी है। जैसा हम सोचते हैं और जिन विचारों को हम ग्रो करते हैं अपने अंदर, वो हमारे ब्रेन के फंक्शंस को भी प्रभावित करते हैं। तो अगर आप विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक ही तरफ आपका विचार जा रहा है और आपको लग रहा है कि आपका जीवन उससे प्रभावित हो रहा है, आपको हेल्प चाहिए, तो आप अपने आसपास किसी डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। खुद से आप अगर इसका इंटरनेट पे इलाज करने की कोशिश करेंगे या रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप मिसगाइड भी हो सकते हैं। इसलिए मेरी ये सलाह होगी कि अपने आसपास किसी डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें और उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें अगर कोई ज़रूरी है तो। इसमें ट्रीटमेंट केवल दवाइयाँ नहीं होती, साइकोथेरेपी भी होती है जिसमें बातचीत करके आपकी समस्या को समझ के ट्रेंड थेरेपिस्ट आपको गाइड करते हैं, तो वो भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। कृपया उस पर भी ध्यान दें। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वैसा भी है क्योंकि IT सेक्टर में हो या कोई भी हो, आज के ज़माने में स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा देखा जाता है और उसी से बहुत सारे विचार जो हैं आते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनको हम ले लेते हैं। मीनू शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सरस्वती नगर भोपाल से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? मैडम, ये न्यूरो प्रॉब्लम तो बहुत होते हैं, कई बार डॉक्टर की आवश्यकता में कब कब पड़ती है?
जी आपकी आवाज़ हम अच्छे से नहीं सुन पाए, कृपया अपना प्रश्न दोबारा पूछ सकते जी हैं? जी अपना प्रश्न आप बताएं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ आप और यूरो की प्रॉब्लम बहुत ही हो रही है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, ओके तो इसकी आवश्यकता कब कब पड़ती है? जी देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही जनरल सा है। ऑपरेशन, मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, मैं आपको ये बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि हम ऑपरेशन हमेशा लास्ट या बेस्ट उपाय होता है तभी सजेस्ट करते हैं। यदि उसका कोई और अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है तो हम पहले वो सजेस्ट करते हैं, वो ट्राई करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को ब्रेन में ट्यूमर है तो उसका इलाज ऑपरेशन ही है। अगर आपकी मस्तिष्क की धमनियों में कहीं रुकावट है तो हम उनका दवाइयों से इलाज कर सकते हैं, उनको ऑपरेशन के द्वारा इलाज कर सकते हैं, पर हर एक चीज़ का अपना स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है और जब जहाँ पे जो इंडिकेटेड है मेडिकल साइंस के द्वारा हम वही सजेस्ट करते हैं। तो ये एक थोड़ी सी धारणा सी बन गई है कि आप हर कंडीशन में डॉक्टर तो ऑपरेशन ही बोल देते हैं, ये उचित नहीं है। जो स्पेसिफिकली आपकी ज़रूरत होगी वही आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा। और बीमारी और उसके इलाज को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से प्रश्न करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, तब आप ज़्यादा संतुष्ट हो पाएंगे, मेरा ये मानना है। जी तो अगर आपको न्यूरो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सीधे से सर्जरी ही होगी, जहां ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं सर्जरी की जाती है। इसके साथ ही क्रिसमस के मौके पर हम ये भी जानते हैं कि थैंक्स गिविंग की जो चीज़ है ये आखिर होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है फादर? थैंक्स गिविंग, कृतज्ञता भरा जो सप्ताह, क्योंकि क्रिसमस के बाद हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा है। तो ये क्रिसमस के बाद के जो 8 दिन हैं, हम कृतज्ञता भरे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हर दिन मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। और ये जो सप्ताह है, ये पूरे सप्ताह लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, रिश्तेदार, सगे संबंधी, और एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं। और ये जो त्यौहार है ये लगभग 8 दिन तक, नए साल तक लगभग चलता है, और नए साल का हम धन्यवाद देते हुए और आने वाले साल के लिए प्रार्थना करते हुए हम नए साल में प्रवेश करते हैं। जी तो थैंक्स गिविंग ये बहुत ही अच्छी, वैसे भी हमारी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनसे हमारी बात ना भी हो तो भी कहीं ना कहीं थैंक्स गिविंग देके बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम लोगों का आभार प्रकट करें और आभारी रहें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए हम बात भी कर रहे हैं कि ज़िंदगी जो है कब क्या हो जाए उसका भरोसा नहीं रहता है, तो हमेशा हमें आभारी रहना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर निशांत, हम बात कर रहे थे स्ट्रेस के बारे में। अगर क्योंकि लाइफस्टाइल जो है बहुत सारे चेंजेस इसमें आ ही गए हैं तो और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इसका रिलेशन क्या है? स्ट्रोक भी हो सकता है क्या ऐसे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेस एक बहुत ही वास्तविक चीज़ है। स्ट्रेस केवल एक फीलिंग नहीं है, हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है और शरीर के अंदर हार्मोनल और एंडोक्राइन चेंजेस आते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल, क्षमा चाहती हूँ बीच में आपको रोकने के लिए। हम स्ट्रेस के बारे में फिर से आपसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विपिन जी सागर से, उनका सवाल हम पहले ले लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए फादर से क्या प्रश्न है आपका? जी नमस्कार मैम, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ जी। ये हमारे 2 सवाल है मैम। पहला सवाल ये था कि जो क्रिसमस डे के अगले दिन 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे होता है, तो इसका क्या संबंध होता है और क्या विशेषता रहती है, ये जानना था। क्रिसमस से क्या संबंध है बॉक्सिंग डे का? और दूसरा सवाल ये था कि ब्रेन स्ट्रोक क्या मिर्गी के रोगियों को ज़्यादा होने की संभावना रहती है? जी, सबसे पहले फादर से हम जानते हैं। आपका जो सवाल है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, क्रिसमस के अगले दिन 26 तारीख को रोमन कैथलिक प्रथा के अनुसार हम एक संत की शहादत मनाते हैं। जो बॉक्सिंग डे या जो आपने कहा है वो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन 26 तारीख को हमारे पूजन पद्धति के अनुसार संत स्टीफन का शहादत दिवस हम मनाते हैं। और क्रिसमस के बाद के जो 8 दिन हैं, ये 8 दिन जैसा मैंने कहा पहले भी, एक धन्यवाद रूपी, क्योंकि हर मिस्सा बलिदान, हर जो मिस्सा हम अर्पित करते हैं वो एक धन्यवाद का माध्यम है कि हम ईश्वर को धन्यवाद दें। और जिस दिन 26 तारीख को जब हम संत स्टीफन का शहादत दिवस मनाते हैं, वो हमारे धर्म में, कैथलिक धर्म में प्रथम शहीद हैं। वो प्रथम शहीद के रूप में हम उस दिन उनका स्मरण करते हैं और उनकी मध्यस्थता करते हैं। जी
बिल्कुल। डॉक्टर निशांत, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को अगर मस्तिष्क संबंधित कोई बीमारी है या फिर उनका इलाज चल रहा है, अगर मिर्गी भी है उन्हें, तो क्या ऐसा स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं इन लोगों को? मिर्गी का कोई ऐसा सीधा संबंध तो नहीं है, पर हाँ, मिर्गी एक कंडीशन है जिसमें कोई ब्रेन एबनॉर्मलिटी प्री एग्जिस्टिंग है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रोक आने के बाद ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है और वो एपिलेप्टिक यानी कि मिर्गी का फोकस बन जाता है, जिसकी वजह से मिर्गी जैसे दौरे आते हैं। जी। तो इन पेशेंट्स में इवैल्यूएशन ज़रूरी है न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के द्वारा कि कारण क्या है, और उसके आधार पे ही हम कह सकते हैं कि कोई और बीमारी का रिस्क है कि नहीं है। हाँ, पर से मिर्गी और स्ट्रोक अपने आप में कोई सीधा संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, साथ में भी हो सकती हैं और अलग अलग भी रह सकती हैं। जी। पर मिर्गी का इवैल्यूएशन ज़रूरी है, केवल दवाएं खाते रहने से इसका इलाज नहीं है, बिल्कुल। प्रॉपर गाइडेंस में होना चाहिए। बिल्कुल। फादर, अगर क्रिसमस की बात आती है, ऐसे में सेंटा क्लॉज की बात तो आ ही जाती है, सब लोग बेहद उत्साहित होते हैं और ख़ासतौर पर अगर बच्चों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें गिफ्ट मिलेगा। तो क्रिसमस और सेंटा क्लॉज का क्या सिग्निफिकेंस है, कोई रिलेशन है इसमें? सेंटा क्लॉस, जैसा कि आपने कहा, क्रिसमस आते ही सेंटा क्लॉस एक पहली पहचान या पहली चीज़ हमारे छोटे या हमारे बच्चों या युवाओं में जो पहली चीज़ आती है वो है सेंटा क्लॉस। सर्वप्रथम सेंटा क्लॉस का क्रिसमस से कोई तात्पर्य नहीं है। सेंटा क्लॉस अपने आप में एक संत हैं, हमारी कलीसिया में एक किरदार है, एक कैरेक्टर है जो संत निकोलस के नाम से जाने जाते हैं और जिन्हें हम सभी सेंटा क्लॉस के रूप में जानते हैं। और इनका जो पूरा जीवन है बहुत ही रोचक है, इनका जो इतिहास है बहुत ही रोचक है, और इनके जीवन से हम अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुख्यतः हमारे लिए जो छवि हमें दी गई है कि हम रात को सोते हैं और सेंटा क्लॉज आके हमें ढेर सारे उपहार देकर चले जाते हैं, ये सही बात है। और ये जो प्रथा या जो एक बात इनके संदर्भ में यही है कि ये ज़रूरतमंदों के लिए उपहार देते हैं, और यही चीज़ हमें सेंटा क्लॉज से अपने लिए भी सीखने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को ज्ञात है, यदि आज वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा दान देता है तो तुरंत कैमरा तैयार रहता है, लेकिन सेंटा क्लॉज हमें प्रेरित करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हम ज़रूरतमंदों की सहायता करें, लेकिन उसका ढिंढोरा ना पीटें। जो ज़रूरतमंद हैं हम उनका जितना हो सके उतनी उनकी सहायता करें। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी बहुतायत में हमारे पास है, हम उसका एक छोटा सा अंश ज़रूरतमंदों को अर्पित करें। और शायद यही इस क्रिसमस का भी सही मर्म है और सही अर्थ है कि हम एक दूसरे के लिए जो दे सकते हैं वो दें। बिल्कुल, तो हम भी किसी के लिए सेंटा क्लॉज बन सकते हैं। अगर कोई ज़रूरतमंदी है, आपको कुछ लगता है, छोटी से छोटी सहायता अगर भी हम कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ ही स्ट्रोक के बारे में हम बात कर रहे थे और स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। और डॉक्टर निशांत, जहाँ तक है इसमें एक स्ट्रेस भी आ ही जाएगा, फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो इस सभी के बारे में जान लेते हैं आपसे। जी, स्ट्रोक की रिस्क फैक्टर्स की पहले बात करें तो सबसे बड़ी जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। ये वो बीमारियां हैं जिनका हम अच्छा मैनेजमेंट करके स्ट्रोक को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, जैसे कि जेनेटिक्स है, किसी के परिवार में अगर स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो वो हाई रिस्क पे रहते हैं, पर अगर साथ में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी है तो उनको आप कंट्रोल करके बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा रक्त में वसा की अधिकता यानी कि डिस्लिपिडीमिया जिसे बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ट्राइग्लिसराइड हाई होना, ये भी डाइट रिलेटेड है। इसको हम डाइट और दवाओं से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जी। सामान्यतः ये देखा गया है कि लोग बीपी की दवाएं कुछ दिन तक खाते हैं, फिर एक बार बीपी सामान्य आ जाता है तो छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है जो नुकसान करती है, और अक्सर ऐसे मरीज स्ट्रोक के साथ हमारे पास आते हैं, या तो वो ब्रेन में ब्लीडिंग लेके आते हैं जो कि ज़्यादा कॉमन है, या फिर ब्लड सप्लाई ब्रेन के हिस्से की बंद हो जाती है। तो ये एक प्रिवेंटेबल लॉस हुआ। इसके अलावा जैसे कि अपन स्ट्रेस की बात कर रहे थे, स्ट्रेस एक ओवरऑल बॉडी के मैकेनिज्म्स को अफेक्ट करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे सारे ऑर्गन्स को नेगेटिवली प्रभावित करते हैं। और अगर हम देखें तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल स्ट्रेस की वजह से और मुश्किल हो जाता है। तो एक अच्छी जीवन शैली यानी कि संतुलित आहार, व्यायाम और रिलैक्सेशन ये बहुत ज़रूरी है।
योग का बहुत अच्छा योगदान है स्ट्रेस को मैनेज करने में। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारा लगभग 70 to 80% स्ट्रोक जो इंडिया में हो रहा है वो प्रिवेंट हो जाएगा। जी, इसी के साथ मानसी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानसी जी भोपाल से, कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप प्रश्न? जो बुजुर्गों को न्यूरो की समस्या होती है वो कैसे कम की जा सकती है या वो ना हो, उसका कोई समाधान है? जी, ब्रेन रिलेटेड अगर कोई समस्या है कैसे रोका जा सकता है होने से बुजुर्गों में विशेष तौर पर? जी, ब्रेन रिलेटेड देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जेनेटिकली इनहेरिटेड होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं प्रिवेंटेबल। अब प्रिवेंटेबल चीज़ों में जो बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं कि अच्छा आहार और जैसे कि बीमारियां हुई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनको कंट्रोल करना, जी। डिस्लिपिडीमिया, इसको डिटेक्ट करना और इसको कंट्रोल करना। इसके अलावा एक व्यायाम युक्त अच्छी जीवन शैली को अपनाना। स्मोकिंग ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो लोग स्मोक करते हैं उसको छोड़ दें तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। अल्कोहल का इंटेक, जो दुर्व्यसन है, तंबाकू इत्यादि, इनको छोड़ने से काफ़ी सारी समस्याओं को कम किया जा सकता है और बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई समस्या हमें महसूस होती है तो उसको इग्नोर करने से अक्सर वो समस्या बढ़ ही जाती है। जी। सही समय से पे अगर किसी समस्या का निदान किया जाए तो ब्रेन के परिप्रेक्ष्य में और स्पाइन के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आसान रूप से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम ब्रेन की और स्पाइन की नई नसें नहीं बना सकते, जो हैं केवल उनको बचा सकते हैं। तो यदि एक बार नुकसान हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति करना बहुत मुश्किल है, बचाव हमेशा किया जा सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ फादर से हम ये भी जानते हैं, क्योंकि हमने लोगों के बारे में तो आपने बताया कि लोग जाते हैं, कैरल्स गाते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या क्या होता है क्रिसमस पर, लेकिन अगर हम फादर के तौर पर आपसे बात करें, जितने और भी फादर्स हैं, तो क्या कुछ आपका रूटीन रहता है? किस प्रकार से आप मनाते हैं क्रिसमस को? क्या कुछ कार्य करते हैं? क्रिसमस के दौरान सभी पुरोहितों को एक सौभाग्य जो मिलता है वो है कि क्रिसमस के दौरान हमें 3 मिस्सा बलिदान अर्पित करने का सौभाग्य दिया जाता है। हम 3 मिस्सा बलिदान लोगों के लिए अर्पित करते हैं। रात का मिस्सा बलिदान 24 तारीख की मध्य रात्रि, 25 तारीख का सुबह का मिस्सा बलिदान और 25 तारीख का पूरा दिन हम लोगों के साथ बिताते हैं, लोगों से मिलना जुलना, और उसके बाद उस दिन का अंत हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए करते हैं कि ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेजा है। और इसी के साथ आने वाले जो सप्ताह, जो 8 दिन हैं, ये 8 दिन हमारे लिए विशेष प्रार्थनाओं का दिन रहता है। इस 8 दिनों के लिए एक विशेष प्रार्थनाओं का संग्रह है जिसको हम सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम करते हैं और ये 8 दिन हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बिताते हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर निशांत, अगर हम बात करें किसी पेशेंट की और उसे समस्या है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपकी ब्रेन में जो डस्ट है उसमें लीकेज है, नली फट गई है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में? जो आपने सिनेरियो बताया कि ब्रेन की नस फट गई है ना, इस कंडीशन में यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट करता है कि ब्रेन के अंदर ब्लड पाया जाता है। हम उसकी जब जांच करते हैं तो कई बार नसों में फुलावट होती है या नहीं भी होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं। अगर ब्रेन में ब्लड है, ब्लड की मात्रा अधिक है, तो हो सकता है कई बार हम उस ब्लड को हटाने की ज़रूरत पड़े ताकि ब्रेन अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर पाए और पेशेंट की रिकवरी हो पाए। एक दूसरा सिनेरियो होता है जिसमें नसों में फुलावट होती है, यानी कि एन्यूरिज्म होता है। अब इस फुलावट को ठीक करने के लिए हमारे पास 2 पद्धतियां हैं। एक तो जो पारंपरिक है कि हम ऑपरेशन के द्वारा, बिल्कुल स्क्रीन पर भी कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ऑपरेशन के द्वारा हम उस फुलावट को टैकल करें और क्लिप कर दें। दूसरी जो नई पद्धति है जो अब जाके भोपाल में उपलब्ध हुई है, जिसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है एंडोवास्कुलर कॉइलिंग। इसमें हम नसों के द्वारा फुलावट के स्थान पे पहुंच के कुछ प्लैटिनम कॉइल्स होती हैं जिसके द्वारा उस फुलावट को भर देते हैं और जहां ब्लड जाना बंद हो जाता है और मरीज को दोबारा ब्लीडिंग होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, लगभग नहीं के बराबर। अब हमें टैकल करने के लिए बचता है केवल वह ब्लड जो ब्रेन के अंदर जा चुका है और जिसे हम मेडिकल माध्यम के द्वारा अक्सर टैकल कर ले जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, पर हाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त किए जा सकते हैं अगर पेशेंट को टाइमली
और सही इलाज मिले तो। बिल्कुल, इसके साथ ही जो इलाज में प्रक्रिया होती है, कहीं लेज़र का उपयोग किया जाता है, कहीं पे सर्जरी होती है, तो इनमें ये क्या-क्या ऑप्शंस रहते हैं? देखिए, इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है उसमें एक नई पद्धति आई है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एलाबरेट करना चाहूँगा, जी। डिटेल में बताना चाहूँगा। क्या होता है कि मान लीजिए किसी को कोई लक्षण आए, स्ट्रोक के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो चेहरे में टेढ़ापन, आँखों का एक तरफ डिविएट होना, देखने में दिक्कत होना, चलने में दिक्कत होना, बोलने में दिक्कत होना। अगर ऐसे किसी को भी कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत उन्हें अपने नज़दीकी स्ट्रोक रेडी सेंटर पे पहुंचना चाहिए। स्ट्रोक रेडी सेंटर क्या है? ऐसी जगह जहां पे एक पूरे टाइम न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन उपलब्ध हो और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो, सीटी एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध हो। और आपको जल्दी से जल्दी इसलिए पहुंचना है क्योंकि हम पहले शुरुआती 6 घंटों के अंदर नसों को खोल सकते हैं और ब्रेन को होने वाले डैमेज से आपको बचा सकते हैं। इसमें अंतर होगा ये लगभग सामान्य जीवन का और एक बेड रिडन लाइफ का, यानी कि लकवाग्रस्त होना और लकवाग्रस्त ना होना काफ़ी कुछ इस टाइम पे निर्भर करेगा। तो इसमें कुछ मरीजों को इंजेक्शन द्वारा खोला जा सकता है, इंजेक्शन के द्वारा क्लॉट को घुला के नसों को खोला जा सकता है। पर अगर मान लीजिए बड़ी नसें इन्वॉल्व है ना, तो उसमें दवाई नहीं पहुंच पाती। उसमें एक प्रक्रिया होती है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। जैसे मैंने बताया कि हम नसों के द्वारा अंदर ही अंदर क्लॉट तक पहुंच के उस क्लॉट को तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं और मरीज को एक लगभग सामान्य जीवन मिल सकता है। तो ये सारा डिफरेंस उसी चीज में आता है कि आप टाइमली पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ सिद्धांता हॉस्पिटल, वहाँ पे हम ये प्रक्रिया अब ऑफर कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि बहुत से मरीजों को इसका हम लाभ दे पाएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं मुकेश जी भोपाल से। उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मुकेश भोपाल से बोल रहा हूँ। जी मुकेश कुमार जी। सर, डॉक्टर आजकल कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स में देखा गया है कि बहुत से पेशेंट्स आते हैं 45 एज की दवाई को आते हैं, बार बार कोई भी चीज हो जाते हैं बार बार। तो क्या उनमें हमें न्यूरो सर्जन की तरफ उसमें जाना चाहिए या पोस्ट कोरोना इफेक्ट्स में देख सकते हैं उस चीज का? सर, कोरोना के बाद आप किस समस्या की बात कर रहे हैं सर? दोबारा भूल बोलिए। जाने की बार भूल जाने की बात करेंगे। ओके ओके। देखिए, कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी थी जिसने शरीर में लगभग सभी ऑर्गन्स को प्रभावित किया है। कोरोना के बाद में ब्रेन में माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और स्ट्रोक्स का प्रेवलेंस काफ़ी बढ़ा है। प्रेवलेंस मतलब कि होने की संभावना। और ये देखा गया है कि कोरोना की वेव्स के बाद में काफ़ी सारे यंग स्ट्रोक के मरीज़ आए और हार्ट अटैक के भी मरीज़ आए। अब जो भूलने की बात आप कह रहे हैं वो इस कारण है क्योंकि संभवतः ब्रेन के एक हिस्से की ब्लड सप्लाई प्रभावित हुई और वो हिस्सा अपना पर्याप्त काम नहीं कर पा रहा है। अगर आपके संपर्क में या परिवार में किसी को ऐसी समस्या है तो आप समीपस्थ न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें या न्यूरोसर्जन को दिखाएं, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। प्राइमरली इसमें न्यूरोलॉजिस्ट ही इवैल्यूएट करते हैं। अगर कोई ऐसी एनॉमली या दिक्कत मिलती है जिसमें न्यूरोसर्जन की ज़रूरत होगी तो आपको गाइड कर देंगे। तो आसपास जो भी न्यूरो स्पेशलिस्ट हो आप मिलें। जी। फादर, क्रिसमस के मौके पर हम अक्सर सुनते हैं और देखने को भी हमें मिलता है जो कैंडल्स हैं उसके साथ रैली निकाली जाती है। इसका क्या पर्पस रहता है, क्या सिग्निफिकेंस रहता है? कैंडल्स जिस प्रकार जो आगमन काल के जो 4 सप्ताह हैं उसमें ये कैंडल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें मुख्यतः हम 4 मोमबत्तियां जलाते हैं। पहली 3 बैंगनी कलर की और 1 गुलाबी। जी। ये 4 मोमबत्तियां हमें प्रतीक्षा का प्रतीक हैं कि हम आने वाले त्यौहार की, आने वाले प्रभु के लिए अपने आप को उचित रीति से तैयार करें। और ये 4 मोमबत्तियां जो 4 सप्ताह पुरोहित मिस्सा बलिदान के पहले जलाते हैं, ये हमें निमंत्रित करते हैं, हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। ये 3 बैंगनी मोमबत्तियां हमें आशा, भरोसा और आनंद के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आने वाला त्यौहार हमारे लिए किस आशा का प्रतीक है, आने वाला त्यौहार हमारे लिए आनंद का प्रतीक है और आने वाला त्यौहार हम सब के लिए खुशी का त्यौहार है। तो ये मोमबत्तियां उनका प्रतीक है। और कई जगहों पे सैंटा जो रैली निकलती है या अन्य रैलियां निकलती हैं उसमें कई लोग एक प्रतीक के रूप में ये मोमबत्तियों को जलाकर उस जुलूस को निकालते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु संसार की ज्योति हैं और वे अंधकार को मिटाने के लिए इस दुनिया में आए हैं।
जी बिल्कुल। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक के बारे में भी, और जैसा कि बताया गया है कि अगर आप भी ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी आपको शिकायत है, या फिर और भी बहुत सारी आपने हमें इसके बारे में बताया है कि क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, तो उसके लिए भी दर्शकों आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अब हम जान लेते हैं कि क्या कुछ प्रोसीजर रहता है डॉक्टर निशांत, क्योंकि कई लोगों को लकवा भी पड़ता है जैसा कि स्ट्रोक आता है, तो ऐसे में सबसे पहले क्या करना चाहिए? गोल्डन आवर्स की अगर हम बात करें, कितना जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सूनेस्ट पॉसिबल। जैसे ही आपको अगर डाउट भी है, मान लीजिए स्ट्रोक ना भी हो, है ना, तो भी तुरंत आपको ऐसे सेंटर पे पहुंचना चाहिए जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन अवेलेबल है जो स्ट्रोक की केयर में एक्सपर्टीज रखते हों। जी। आपको तुरंत इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। अगर कोई मस्तिष्क की बड़ी धमनी बंद पाई जाती है तो हम उसको जल्दी से जल्दी खोलने के लिए इंजेक्शन के द्वारा दवाएं दे सकते हैं। अगर बड़ी धमनी है तो उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के द्वारा खोल सकते हैं। इसमें स्ट्रोक एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, क्लिनिशियन देख के ही आपको असर्टन कर सकता है कि किस तरह से इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो आप जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी आपको आराम होगा। हर पासिंग मिनट में 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, यानी कि 19 मिलियन न्यूरॉन्स हर एक मिनट में नष्ट होते जाते हैं अगर उनको ब्लड सप्लाई ना मिले तो ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, पर ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। तो जितने जल्दी हम पहुंचेंगे, जितने जल्दी हम इलाज शुरू कर पाएंगे, उतने ज़्यादा हम न्यूरॉन्स को बचा पाएंगे और उतनी कम क्षति होगी हमारे शरीर को और दिमाग को। बिल्कुल। अगर किसी को लकवा पड़ गया है तो ऐसे में कुछ ऐसा है कि अब तो इसकी रिकवरी हो ही नहीं सकती है, या फिर चांसेस होते हैं रिकवर होने के? नहीं, निलिस्टिक नहीं होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम 6 घंटे के अंदर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं जी। तो भी आजकल कुछ जांच की ऐसी पद्धतियां हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कितना ब्रेन बचाया जा सकता है और फिर भी हम नस खोल सकते हैं। मान लीजिए वो समय भी चला गया, फिर भी ब्रेन में प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन का एक हिस्सा जो डैमेज हो गया है उसका काम दूसरा हिस्सा ले सकता है। पर इस सब के लिए आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा गाइडेड होना पड़ेगा और उचित समय पे उचित दवाएं प्राप्त करने से काफ़ी सारे ब्रेन के हिस्से को बचाया जा सकता है। एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन, इन सब की मदद से हम एक सार्थक जीवन जी सकते हैं लकवा होने के बावजूद भी। तो अपने आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो समय बीत गया, सही समय पे इलाज के लिए हमें पहुंचना चाहिए। देर हो गई है कोई बात नहीं, फिर भी अपन पहुंचे। जी, तो सबसे पहले तो यही, जैसा ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर लेट भी हो गए तो ऐसा नहीं है कि फिर रुक गए हैं, डॉक्टर के पास जाके दिखाना तो ज़रूरी होता ही है। साथ ही साथ फादर, अगर हम फास्टिंग के बारे में जानें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फास्ट रखते हैं, तो क्रिसमस के टाइम पे भी रखा जाता है फास्ट? क्रिसमस के तैयारी के लिए कुछ डिनोमिनेशंस फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग एक तरीके का संयम है कि हम अपने आप को शारीरिक रूप से तैयार करें। संयम और फास्टिंग जब भी हम सुनते हैं, या उपवास जब भी हम सुनते हैं, हम उसको सीधे खाने के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन कई बार ये फास्टिंग हमें सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रखना है। और कई लोग इस क्रिसमस को मनाने के लिए, जैसा मैंने कहा, कई डिनोमिनेशंस के लोग क्रिसमस मनाने के लिए फास्टिंग करते हैं। केवल खाने तक नहीं, जो भी चीज़ हमें ज़्यादा पसंद है या जिससे भी हमें ज़्यादा लगाव है, हमें उस लगाव को, उसके यूज़ को थोड़ा कम करना है, ताकि हम अपना जो पूरा ध्यान है, पूरा अटेंशन है, वो उस चीज़ पे लगा सके हम जिसकी प्रतीक्षा में हैं, और वो और कोई नहीं, बालक यीशु, ताकि हम उनके लिए सही तैयारी कर सकें और सही दिशा निर्देश के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन को फलप्रद बनाएं। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ डॉक्टर निशांत से हम ये भी जानते हैं, क्योंकि अब स्ट्रोक की बात चल ही रही है, तो ऐसे में कुछ वैसा है कि कुछ एज ग्रुप ऐसा है कि जिनमें रिस्क फैक्टर ये ज़्यादा होता है, या प्रिवलेंस ज़्यादा रहता है होने का? जी, जेंडर और एज की अगर हम बात करें, स्ट्रोक सामान्यतः महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन है, बट इतना भी नहीं जी। और एज की बात करें तो पुराने हिसाब से, जो पुराना हमारा ऑब्जर्वेशन था, 50s और उसके बाद स्ट्रोक का प्रेवलेंस काफ़ी बढ़ जाता है। पर आज की डेट में हम जैसे देख रहे हैं, कोरोना के बाद में यंग स्ट्रोक काफ़ी मिल रहा है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी लक्षण होते हैं
या कोई रिस्क फैक्टर्स आते हैं तो उनका समय पे इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ फादर, ऐसे में जब क्रिसमस की बात होती है तो सेंटा क्लॉज के बारे में तो हमने जाना ही, साथ ही साथ गिफ्ट एक्सचेंज का भी लोग, आपने बताया कि एक दूसरे के घर जाते हैं, ऐसे में बधाइयाँ देते हैं, साथ ही साथ उपहार भी देते हैं, तो इसका क्या महत्व होता है? क्रिस फ्रेंड, ये एक बहुत ही सुंदर शब्द है और ये हमारे कई संस्थानों में, कई चर्चेस में, कई कम्युनिटीज़ में हम ये क्रिस फ्रेंड, हम इस क्रिसमस की तैयारी की जो शुरुआत है, उस शुरुआत में हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं, विशेषकर जो आध्यात्मिक सर्कल है, जो सिस्टर्स की कम्युनिटीज़ है, फादर्स की कम्युनिटीज़ है, हम एक दूसरे के नाम की चिट उठाते हैं। जो भी नाम हमें मिलता है, हम ये 4 सप्ताह उस व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना करते हैं और क्रिसमस के बाद जो गैदरिंग जो होती है, हम उसमें उस व्यक्ति के लिए जो भी छोटा मोटा गिफ्ट जो भी हमसे बन सकता है, हम उसको देते हैं। और जो अन्य परिवार में जो लोग रहते हैं, वे परिवार में एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के साथ, और वे पकवान, केक, मुख्यतः चीज़ें एक दूसरे के साथ बांट के बालक यीशु के जन्म की खुशी मनाते हैं। जी, साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्योंकि भारत जो है विविधता, यहाँ अलग अलग संस्कृति रहती है और उससे विविध संस्कृति से एक हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति बनती है, तो ऐसे में क्रिसमस में जो लोग अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या कुछ लोकल एलिमेंट्स भी ऐड होते हैं, ट्रेडिशंस इसमें? यस, वेरी मच। जैसे जैसे आपने कहा, एग्जैक्टली हर जगह इस क्रिसमस को वो अपने अंदाज में बनाते हैं। जैसे ही रीजन चेंज होते हैं, राज्य चेंज होते हैं, वहाँ पे कुछ वहाँ के लोकल एलिमेंट्स, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो इसमें जुड़ जाती हैं। वहाँ का लोकल खान पान, वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस, वहाँ की लोकल प्रेयर्स, ये सब मिलकर एक बहुत ही सुंदर तरीके से इस त्यौहार को मनाने का हम प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल। क्रिसमस के मौके पर जो बहुत सारे लोग होते हैं, अपने घर में इनवाइट करते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और ऐसे में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सी उन्होंने, अगर आम भाषा में झांकी बोला जाए, वो लगाई जाती है, क्रिसमस ट्री है उसे सजाया जाता है, तो इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। ये झांकी मुख्यतः गौशाला का प्रतीक है और ये प्रथम गौशाला, या इंग्लिश में क्रिब जिसे हम कहते हैं, ये प्रथम गौशाला असीसी के संत फ्रांसिस ने बनाया था। और ये प्रथा या ये जो चलन है, ये उस समय से चला आ रहा है। हर क्रिस्तियों के घर में हम ये चरनी या गौशाला को पाते हैं। हमें ज्ञात है प्रभु यीशु को, या कहे उनके माँ मरियम को और उनके पिता यूसुफ को सराय में कोई जगह नहीं मिली। अंततः एक छोटी सी गौशाला जहाँ पे जानवर थे, जहाँ गाय और बैल और अन्य पशु वहाँ पे थे, उस गौशाला में इस तारनहारा ने, इस पालनहारा ने उस गौशाला में जन्म लिया। ये बहुत ही एक प्रतीक है कि एक ईश्वर के पुत्र को एक अच्छी जगह, एक राजमहल तक नसीब नहीं हुआ और अंततः उसने गौशाले में गरीबों के बीच में जन्म लिया, क्योंकि वे सबका उद्धार करना चाहते थे। जी, और ऐसे में आपको बहुत सारे, आप भी अपने जो परिचित में हैं उनके घर जाके देखिएगा, बहुत ही सुंदर से सजाया जाता है घर को और बहुत सारे पकवान भी बनाए जाते हैं। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक के बारे में भी, तो ये भी जान लेते हैं कि डॉक्टर निशांत, अगर किसी को एक बार स्ट्रोक आ गया तो कितने चांसेस होते हैं कि फिर से स्ट्रोक आ सकता है? स्ट्रोक के दोबारा होने के चांसेस तो रहते हैं, स्पेशली अगर रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल ना किया जाए। जी। अगर कोई डायबिटिक है, उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, बीपी की दवाएं अगर वो टाइम पे नहीं ले रहे हैं, तो दोबारा होने के चांस काफ़ी रहते हैं। अब इसमें एक सिनेरियो ऐसा भी आता है, कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी दवाएं रेगुलर ले रहे हैं, जिनका बीपी वगैरह भी सब कंट्रोल में है, फिर भी उनको दोबारा स्ट्रोक होता है। अक्सर ऐसे मरीजों में ब्रेन की धमनियों, जो मुख्य धमनी है, 4 मुख्य धमनियां होती हैं, 2 आगे 2 पीछे। आगे की तरफ कैरोटिड्स होती हैं गर्दन में। यहाँ पे अक्सर एक अल्सरेटेड प्लाक सा होता है, जहाँ से क्लॉट टूट के ऊपर जाते हैं। इस कंडीशन में अगर इन क्लॉट्स को गर्दन की नसों को सिक्योर ना किया जाए तो रिकरेंट स्ट्रोक होते जाते हैं। तो एक प्रोसीजर होता है कैरोटिड स्टेंटिंग नाम का। अगर अप्रोप्रिएट पेशेंट में वो किया जाए तो लगभग 0 रिकरेंस होता है स्ट्रोक का विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं अब उपलब्ध हैं जिनमें आप दोबारा स्ट्रोक होने से बच सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती,
बट ट्रीटमेंट के साथ में बहुत अच्छा आउटलुक रहता है अगर जी कोई हाँ। प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो करे और रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए अपने डॉक्टर्स के साथ में मेहनत करे तो। बिल्कुल। फादर, अगर हम बात करें क्रिसमस की ही, तो ऐसे में कैरल्स के बारे में आपने बताया ही कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरों के घर जाके भी कैरल्स गाते हैं, साथ ही साथ चर्च में भी इन्हें गाया जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें, क्या कुछ प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं? क्या स्कूल में होते हैं ये चीज़, कॉलेज में होते हैं, या फिर चर्च में इसे किया जाता है? जब भी हम क्रिसमस सेलिब्रेशन की बात करते हैं, चर्च के अलावा कई जगहों पे उस घटना को, जो एपिसोड हम संत लूकस के सुसमाचार में पाते हैं, कई स्कूलों में, कई चर्चेस में, कई मोहल्लों में, अलग अलग जगहों पे उस कहानी को या उस दृष्टांत को लोग इनैक्ट करते हैं कि किस प्रकार उस रात को वो घटना घटित हुई। माँ मरियम, बालक यीशु, संत यूसुफ चरनी में, वहाँ पे बहुत सारे लोग, और ये जो खुशी का जो ये समाचार था, ये जो संदेश था, सर्वप्रथम चरवाहों को ये मिला। और जैसे ही चरवाहों ने इस समाचार को सुना, वे तुरंत उस चरनी की ओर चल पड़े। तो ये छोटी छोटी झांकियाँ या छोटे छोटे इनैक्टमेंट हम कई जगहों पे देखते हैं, और इसी के साथ कैरल्स एक मुख्य जो इंटीग्रल पार्ट है, वो हर जगह पे खुशी का संदेश फैलाते हैं। जी, इसके साथ ही कुछ ऐसी कॉम्पिटिशन्स भी है जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं इस दौरान? पल्ली स्तर पे अवश्य कई पल्लियों में क्रिप कंपटीशन, कैरल सिंगिंग कंपटीशन, और विशेषकर क्रिसमस के जो आखिरी सप्ताह है उसमें ये सब चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। जी। घरों में जाके कैरल गाना, सुसमाचार की घोषणा करना, और विशेष तौर पे क्रिप कंपटीशन, कैरल सिंगिंग कंपटीशन, ये सब हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हम अपनी तैयारी में सरगर्मी लाएं, क्योंकि बालक आने वाला है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही इस स्ट्रोक पे तो हम बात कर ही रहे हैं, तो ये भी हम जान लेते हैं कि फ़र्स्ट एड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फ़र्स्ट एड मतलब सबसे पहले जो इलाज दिया जाता है। अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लग रहा है कि सामने वाले को स्ट्रोक आ रहा है, तो ऐसे में क्या वो कुछ कर सकता है, कुछ इलाज वो खुद कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसे में ये रिकमेंडेड है कि कुछ ना किया जाए, जल्दी से जल्दी समीपस्थ स्ट्रोक रेडी सेंटर पे पहुंचाया जाए। अक्सर देखा गया है कि किसी को लक्षण आते हैं स्ट्रोक के, तो लोग आसपास दिखाते हैं, बीपी बढ़ा हुआ आता है तो बीपी की दवाएं दे देते हैं। ये करना काउंटर प्रोडक्टिव होता है और नुकसान करता है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का अगर हम समझें तो वो एक कंडीशन है जहाँ ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो बॉडी का अक्सर रिएक्शन होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाना, और ऐसा करके हम उस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को काउंटर एक्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रोक की संभावना होने की स्थिति में हमें तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को संपर्क करना है और नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी सेंटर पे पहुंचना है। क्लिनिक पे भी नहीं, स्ट्रोक रेडी सेंटर या हॉस्पिटल में ही पहुंचना है। ये ही हमें बचा सकता है। जी, तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ ये रहेगी कि पहले से ही थोड़ा होमवर्क करके रखा जाए कि आपके शहर में या फिर आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास स्ट्रोक का जो हॉस्पिटल है वो कहाँ है, जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे खुदा ना खासा ज़रूरत तो ना पड़े, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो सही जगह पर बिना टाइम वेस्ट किए जा सकता है। फादर, अगर हम क्रिसमस की बात कर ही रहे हैं तो ऐसे में जो केक है वो उसका नाम तो सामने आ ही जाता है, क्योंकि बहुत पसंद होता है और अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है इसे। इसके साथ ही खाने में क्या कुछ ऐड किया जाता है? मतलब कुछ वैसा रहता है कि डिनर का फीस्ट वैसे रखा जाता है? केक एक इंटीग्रल पार्ट है क्रिसमस का, क्योंकि केक बांटते हुए हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं। और जैसा आपने कहा कुछ रीजन्स की क्या विशेषताएं हैं, लोकल एलिमेंट्स की, जी। तो क्रिसमस के साथ अलग अलग लोकल एलिमेंट्स भी जुड़ते हैं। लोग अपने प्रथा के अनुसार, अपने रीजन के अनुसार कई पकवान जो उनके जो विशिष्ट पकवान है वो इस त्यौहार के लिए बनाते हैं। और विशेषकर अलग अलग पकवान हम देखते हैं, और मेन आइटम जो यदि हम कहें क्रिसमस का तो वो है केक। जब भी हम केक काटते हैं तो एक बर्थडे या एक सेलिब्रेशन को शुरू करते हैं मुख्यतः। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ ही जैसे डेकोरेशन की भी बात की, क्रिसमस ट्री की भी बात हुई है, तो इसके भी पीछे कोई कहानी है, इसका कुछ महत्व है? क्रिसमस ट्री एक पेड़ जिस पे बहुत सारे हम गिफ्ट्स देखते हैं, और ये गिफ्ट्स अलग अलग लोगों के लिए या बच्चों के लिए विशेष रूप से सजाए जाते हैं। और क्रिसमस ट्री वो जो एक हरापन है, जो एक सिंबल है कि हम सदैव तत्पर रहें,
खुशहाल रहें और फलप्रद रहें। बिल्कुल, इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं अशोक कुमार जी, उनका भी सवाल हम लेते हैं। फादर आप ही से इनका सवाल है। अशोक जी, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? मिल पा रही है। फादर, जीसस क्राइस्ट ने क्या क्या संदेश दिए, जो महत्वपूर्ण संदेश है वो बताइएगा। जी, प्रभु यीशु का जन्म ही सर्वप्रथम हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, और प्रभु यीशु ने अपने पूरे जीवन काल में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय में अलग अलग परिवेश में उनके हिसाब से उनको शिक्षा दी, उनका मार्गदर्शन किया। बालक यीशु या प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। बालक यीशु या प्रभु यीशु हम सभी के लिए चाहते हैं कि हम अपने जीवन को एक दूसरे की सेवा में बिताएं, हम ईश्वर से प्यार करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। और जैसा कि हम योहन के सुसमाचार में सुनते हैं, ईश्वर प्रेम है। यदि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करेंगे तो अवश्य हम उस ईश्वर को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। बिल्कुल, आप जैसा मध्य प्रदेश क्षेत्रीय जनसंपर्क अधिकारी भी हैं, तो आप अपनी पूरी टीम की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी पूरी टीम की ओर से, हमारे धर्म प्रांत की ओर से हमारे सभी दर्शकों को इस क्रिसमस की बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। और जैसा कि मैंने अभी कहा, हम ईश्वर को प्यार करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। और पापा फ्रांसिस, हमारे जो धर्म गुरु हैं, वो अपने मनन चिंतनों में इन दिनों एक बहुत ही सुंदर बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहला है, हम सुने, और इस सुनने का जो एक मॉडल या उदाहरण है वो है माँ मरियम। माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश को सुना और ईश्वर की योजना में अपने आप को अर्पित किया। और दूसरी चीज़, हम पहचाने, योहन बपतिस्ता, उन्होंने बालक यीशु या प्रभु यीशु के लिए मार्ग प्रशस्त किया, लोगों को तैयार किया। तो हम भी सही लोगों को पहचाने और हमारे लिए जो ईश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में जिए। और तीसरा, यात्रा। बालक यीशु को चरनी में उनके दर्शन करने के लिए 3 मंजूषी, 3 राजा अलग अलग दिशाओं से आए। वो केवल एक तारे को या एक तारे का अनुसरण करते हुए उस गौशाले तक पहुंचे। हम भी यात्रा करें और ये यात्रा में हम ईश्वर को नज़रअंदाज ना करें। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कोई हमारे विरुद्ध नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, इसी के साथ डॉक्टर निशांत, कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि स्ट्रोक की चल ही रही है। सबको लगता है जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो थोड़ा अंदाज़ा हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, महंगा और सस्ता तो एक रिलेटिव चीज़ है। अगर स्ट्रोक आने पे हमें जो नुकसान होता है उससे हम बच सकें तो सबसे अच्छी स्थिति वो होगी, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन, जो हमारा ब्रेन का नर्वस टिश्यू है, वो किसी भी कॉस्ट पे वो टिश्यू आज की डेट में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं जी। बाकी स्ट्रोक के बचाव का बहुत खर्चीला नहीं है। जो शुगर, ब्लड प्रेशर, इनका इलाज कराना है, ये बहुत ही सुगम और सस्ता है। सरकारी चिकित्सालयों में इनकी दवाएं भी फ्रीली उपलब्ध हैं, एक्सपर्टीज़ भी अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। और स्मोकिंग क्विट करना ये अपने आप में बहुत ही आसान है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रोक के ट्रीटमेंट की बात करें तो जो बेनिफिट है उसके अगर हम कंपैरिजन में करेंगे तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और कॉस्ट है इसकी अपनी, जो नई पद्धतियां हैं उनकी अपनी कॉस्ट है, पर लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होंगी ये कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और हमारा ये लक्ष्य और सपना है कि हर एक को ये सुगमता से उपलब्ध हो पाए, ताकि स्ट्रोक आने पे सब एक सामान्य जीवन व्यतीत कर पाए इलाज के बाद। बिल्कुल, इसी के साथ फादर हम आपसे संदेश लेना चाहेंगे, शुभकामनाएं हमारे दर्शकों के लिए। मैं हमारे मध्य प्रदेश जनसंपर्क कार्यालय की ओर से, हमारे धर्माध्यक्ष की ओर से आप सभी दर्शकों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह त्यौहार हम सभी में खुशी और आनंद और उमंग लेकर आए, और जो भी बुरी आदतें हैं, जो अंधकार है, ये बालक यीशु अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित करे, ताकि हम सब अपने जीवन में ईश्वर को और पड़ोसी को प्यार कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर निशांत, कैसे लोग सर्दियों का लुत्फ उठा सकते हैं और स्ट्रोक से भी बचे रह सकते हैं? एक अच्छे लाइफस्टाइल का पालन करें,
अपनी शुगर और बीपी की मेडिसिन टाइम पे लें और ये स्मोकिंग और अन्य दुर्व्यसनों से बचें। इसके अलावा ठीक है। एक एक्रोनिम है बी फास्ट, बैलेंस, आइज, फेस, आर्म्स और ओके, टाइम। तो इन चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान ध्यान रखना है। आप दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक आभार। इसी के साथ दर्शकों, हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नमस्कार।